brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। बात एक बार फिर से दिल्ली चुनाव की ही करेंगे। देश भर की नजरें दिल्ली के चुनाव पर टिकी हुई हैं और हर कोई ये जानना चाह रहा है कि इस बार क्या अरविंद केजरीवाल लौट रहे हैं या फिर उलटफेर होने वाला है। दूसरी तरफ चर्चा ये भी चल रही है कि राहुल गांधी जिस तरीके से मैदान में उतरे और उसके बाद मैदान में दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच कोई समझौता हो गया है। चर्चा है, अब चर्चा तो चलती रहती है चुनावों के बीच, लेकिन बात यहाँ पर ये करेंगे कि ग्राउंड पर माहौल क्या है, क्योंकि हमारे साथ ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत करते रहे हमारे संवाददाता राम किंकर सिंह भी ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ एनालिसिस करेंगे विजय विद्रोही सर। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों ही मेहमानों का। तो राम, सबसे पहले आपके पास चलते हैं क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पर हैं। ग्राउंड पर जो आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत में क्या निकल कर आ रहा है? क्या जो 10 साल की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है वो बहुत ज्यादा सुनाई पड़ रही है, या अभी भी जो लोकप्रियता हमने 15 और 20 में अरविंद केजरीवाल की देखी, लोगों के बीच जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का एक माहौल नजर आता था, वो अभी भी कायम है? अनुराधा, देखिए, इस बार का जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, खासकर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत डिफरेंट है, अलग है और मैं तो कहूँ मुश्किल से भरा है, चुनौतियों से भरा है। क्योंकि याद कीजिए, जब शुरुआत आम आदमी पार्टी की हुई थी तब लगातार अन्ना आंदोलन की जो छवि थी उसमें पूरी की पूरी पार्टी थी, आंदोलन से निकली हुई पार्टी। लेकिन अब कम से कम कुछ वॉइसेस ग्राउंड से निकल कर आ रही हैं जो करप्शन पर बोल रही हैं और आरोपित जो आरोप लगा है आम आदमी पार्टी पर उसके बारे में बोल रही हैं। तो ग्राउंड से ऐसी वॉइसेस निकल के तो आ रही हैं, लेकिन उस स्तर की नहीं। जो नाराजगी तो है, लेकिन वो नाराजगी किसी वोट के फॉर्म में बदल जाए। यानी लोगों को लगता है कि अगर जो है करप्शन का आरोप तो लगा है, लेकिन हम नाराज तो हैं, साफ पानी नहीं आ रहा है, बिजली का बिल और सरचार्ज लग के बहुत ज्यादा आ रहा है। तो ऐसे में वह विकल्प के तौर पर किसी दूसरी पार्टी को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन इतना जरूर है कि उनको लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो 10 सालों से देते आ रहे हैं वह कंटिन्यू रखेंगे, यानी बिजली पानी, जो कि फ्री बिजली पानी ये कहा गया था। तो इस बार का चुनाव इस मामले में जो है अलग इसलिए है क्योंकि पहली बार ऐसा होगा जब आम पार्टियों की तरह, यानी अगर मैं बीजेपी और कांग्रेस से कहूं तो उन पर आरोप लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी पर करप्शन का आरोप लग जाना वो 2025 में नया है। मिलाकर के वॉइसेस सेम है, यानी नाराजगी की अगर 5 जो वॉइसेस हैं ग्राउंड पर, तो उनको सराहने वाले भी 5 हैं। तो कुल मिला के नेक टू नेक फाइट अभी तक की तो दिखाई दे रही है और यही वजह है कि किसी खास मुकाम पर नहीं पहुंचा जा सकता, एक राय नहीं बनाई जा सकती कि अभी जो रुझान है वो किस तरफ जा रहा है। जी, हमारे साथ सुशांत भी जुड़ गए हैं। सुशांत मेहरा लगातार ग्राउंड पर मौजूद है, लोगों के बीच जा रहे हैं। सुशांत, राम कह रहे हैं कि मामला तो अभी नेक टू नेक नजर आ रहा है, फंसा हुआ लग रहा है चुनाव। आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या सुनने के लिए मिल रहा है? एक्सप्लेन किया कि दिल्ली के अंदर जो चुनाव है वो पूरा 50-50% जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। दरअसल बीजेपी डिपेंड कर रही है कांग्रेस पर कि कांग्रेस कितना अच्छा प्रदर्शन जो है वो कर पाती है, और वहीं आम आदमी पार्टी भी ये डिपेंड कर रही है कांग्रेस पर कि कांग्रेस कितना बुरा प्रदर्शन जो है वो करती है जिसके उसका फायदा उसको मिल सके। दरअसल दिल्ली के अंदर अगर बात की जाए तो बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे अभी बीजेपी को दिखा रहा है वो लगभग वोट प्रतिशत जो है वो लगभग 43% है। दिल्ली के अंदर लोकल जितने भी चुनाव हुए हैं पिछले, अगर 2022 के निगम के चुनाव की बात की तो बीजेपी का जो परसेंटेज था, वोट परसेंटेज, वो 39.9% जो है वोट शेयर गया था। बीजेपी को लग रहा है कि पिछले कई दिनों से जिस तरीके से 6 महीने से वो झुग्गी झोपड़ियों के अंदर काम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बनाई जा रही है, उसके चलते दिल्ली के अंदर बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो लगभग 3% के आसपास ज्यादा हुआ है। और कांग्रेस अगर ये वोट परसेंटेज लेकर के 4% से, जो 2020 के अंदर 4% था, अगर वो 11 या 12% पर लेकर के जाते हैं तो बीजेपी की निश्चित तौर पर सीटें जो हैं वो बढ़ जाएंगी।
दूसरी बात यह है कि बीजेपी का जो पहला टिकट डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसके अंदर 29 उम्मीदवारों का नाम उतारा गया था, उसको लेकर के कहीं पर भी कोई नाराजगी जो है वो नजर नहीं आई थी, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट वो थे जो कि सिटिंग थे। और उसके बाद जो कैंडिडेट उसके अंदर लिस्ट में जो शामिल थे, उसमें वो कैंडिडेट थे जिनका 2020 के अंदर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, और वो मार्जिन से महज 2000, 2500, 3400 वोटों से पीछे हटे थे। कृष्णानगर हो, शालीमार बाग हो, पापड़गंज हो, इन सीटों पर आम आदमी पार्टी को करारी टक्कर जो है मिली थी। 2400-2500 वोटों से बीजेपी हारी थी। उन कैंडिडेट्स को रिपीट किया गया, कार्यकर्ताओं की भी सुनी गई, मंडल अध्यक्ष की सुनी गई और संगठन की सुनी गई। लेकिन उसके बाद जो बीजेपी की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसको लेकर के काफी ज्यादा नाराजगी जो है वो देखने को मिली, जिसमें कई सारे उम्मीदवार ऐसे थे जिनको लेकर के पार्टी में काफी ज्यादा नाराजगी जो है वो देखने को मिली। सपोज अगर मैं बताना चाहूंगा कि शकूर बस्ती का कल जो इलाका था, उसमें मंदिर प्रकोष्ठ को जो है वो टिकट जो है वो दी गई, लेकिन इलाके के जो तीनों निगम पार्षद हैं वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफत जो है वो नजर आ रही है। तो बीजेपी को इंटरनल लड़ाई का सामना भी जो है वो करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी में भी कहीं ना कहीं नाराजगी है। तिमारपुर है जिसके अंदर वो दिलीप पांडे, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक भी दिल्ली के रहे, उनको हटा करके कांग्रेस और बीजेपी से बार बार स्विच करने वाले बिट्टू को जो है वो टिकट दे दिया गया। लक्ष्मी नगर की अगर बात की जाए तो कई सारे कैंडिडेट से उनको दरकिनारे करके बीजेपी से उम्मीदवार को ला करके जो है वो सीट पर उम्मीदवार बना दिया गया। चादरा की सीट से अगर बात की जाए, रामनिवास गोयल जो है वो विधानसभा अध्यक्ष थे, उनको साइडलाइन किया गया। हालांकि उनकी तरफ से ये बयान आया कि उन्होंने पार्टी चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है, लेकिन चर्चा ये भी सामने आई कि रामनिवास गोयल नाराजगी भी जाहिर की कि जितेंद्र सिंह शेट्टी को आखिर टिकट क्यों दिया गया। तो जो कैडर है आम आदमी पार्टी का इलाके के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं नाराज है कि जो पार्टी का बेस था करप्शन मुक्त, अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट देने का, उसको लेकर के भी नाराजगी है। इस वक्त अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी लगभग 37 सीटों पर प्लस है, बीजेपी 13 सीटों पर प्लस है। 20 सीटें ऐसी है जहां पर पेज जो है वो बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है, जहां पर मार्जिन पिछली बार 4000-5000 का था। कांग्रेस वहां पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सपोज अगर बात की जाए मालवीय नगर सीट पर, कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। शकूर बस्ती के अंदर देखा जाए, वहां पे कांग्रेस ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। कृष्णानगर के अंदर कांग्रेस जो है अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आउटर दिल्ली की सीटों की अगर बात की जाए, क्योंकि बीजेपी का ग्राफ देखा जाए तो पिछले लंबे वक्त से जो बीजेपी है, वो जो रिहायशी शहरी वोट है वो उसको नहीं मिल पा रहा है, और उस वोट को साइडलाइन करके उसने बाहरी दिल्ली की सीटें जो है बवाना, नरेला, बदरपुर, करावल नगर, इन सीटों पर ज्यादा मेहनत जो है वो कर रहे हैं। कल किराड़ी के अंदर योगी आदित्यनाथ की रैली थी, जिन्होंने पूरा एक एजेंडा जो है वो दिल्ली के अंदर सेट किया। उन्होंने किस तरीके से बताया, शुरुआत प्रयागराज कुंभ से लेकर के दिल्ली की यमुना का कंपैरिजन किया, एक पूरा एजेंडा जो है वो सेट किया कि किस तरीके से यमुना पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फेल हो गई। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है या दिल्ली में इंडस्ट्री लगाने की बात की जाती है, तो नोएडा के अंदर इंडस्ट्री का हब है। ओखला जो है वो हिस्सा जो है वो नोएडा के अंदर भी आता है, और ओखला का कुछ हिस्सा दिल्ली में भी आता है। जहां पर दिल्ली का हिस्सा है वहां पर कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई, बल्कि बांग्लादेशियों को सेटअप किया गया। ये आरोप योगी आदित्यनाथ की तरफ से आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर लगाया गया, यानी गवर्नेंस पर गवर्नेंस कहीं ना कहीं काउंटर करते हुए योगी आदित्यनाथ जो है वो नजर आए। अब आखिरी 2 हफ्ते बचे हैं चुनाव प्रचार के। निश्चित तौर पर अलग अलग सीटों पर अलग अलग समीकरण हैं, उन सीटों पर अलग अलग मुद्दों के साथ बीजेपी जो है वो चुनावी कैंपेन करती हुई नजर आ रही है। किराड़ी के अंदर डेवलपमेंट पे योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं प्रचार किया, तो करोल बाग के अंदर बटोगे तो कटो को पे चुनाव प्रचार जो है वो करते योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो देखना है कि अगले कुछ दिनों के अंदर जो 20 सीटों का पेज फंसा हुआ है, क्या उस पर बीजेपी अपनी बढ़त बना पाती, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो चाहती है कि किसी ना किसी सूरत में उसकी सीटें 50 से 55 के बीच में आए, और अगर ये सीटें 40 के आसपास रह जाती है, सिमट के रह जाती है, तो आम आदमी पार्टी को आने वाले दिनों के अंदर सरकार चलाना बहुत मुश्किल रहेगा। और बीजेपी का विरोध ज्यादा होगा, खरीद फरोख्त जो है वो ज्यादा आम आदमी पार्टी जैसे ये तो परिणाम के बाद क्या कुछ होता है, लेकिन परिणाम से पहले जब मतदान होगा, मतदान
को लेकर जिस तरीके से अभी तक की रणनीति हमें समझ में आ रही है, तो उसमें आपने 2-3 बात बड़ी महत्वपूर्ण कही, जिसमें आपने कहा कि एक जो इंटरनल सर्वे है बीजेपी का, उसमें उसको 43% के करीब वोट पड़ता हुआ नजर आ रहा है फिर आज की तारीख में। वहीं आप कह रहे हैं कि 13 सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी प्लस चल रही है, 37 सीट ऐसी है जहां पर आम आदमी प्लस चल रही है, 20 सीटें फंसी हुई हैं। विजय सर, जो सुशांत ने कहा और जो राम कह रहे हैं, दोनों की बात आपने सुनी, लेकिन जो इंटरनल सर्वे कराती हैं तमाम पार्टियां, वो ये देखती हैं कि किस तरीके से जनता के बीच जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम किस तरीके से भुना के उनके वोट अपनी तरफ ला सकें। 43% अगर बीजेपी इंटरनल सर्वे में उसको वोट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो उनका इंटरनल सर्वे है, और इधर अगर कांग्रेस पहले के मुकाबले थोड़ा भी बेहतर करती है, तो फिर तो ये फंस जाएगा मामला। अरविंद केजरीवाल के लिए तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। इस बात सही माने कि बीजेपी का इंटरनल सर्वे बीजेपी को 43% वोट दे रहा है। हालांकि कुछ दूसरे एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी 41% से शायद ऊपर नहीं जा पाए। चलिए 43 मान लिया। उधर अरविंद केजरीवाल को पिछली बार 54% वोट मिला था। मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि उसका वोट परसेंटेज गिरेगा तो 4% के आसपास गिरेगा या 5%, तो 49-50%। तो 49 और 43 6% का फर्क है। और बाइपोलर चुनाव में जहां कांग्रेस कहीं दिखती नहीं है 10-12 सीटों को छोड़कर, वहां पर ये साइजेबल है, ये निर्णायक है मेरे हिसाब से। अब इसमें फिर कांग्रेस की भूमिका आती है। अगर यहाँ बीजेपी के लिए प्लस भी है माइनस भी है। प्लस ऐसे है कि अगर कांग्रेस 15% क्रॉस करती है तो आम आदमी पार्टी को वो नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन अगर कांग्रेस 7-8% पर टिकती है तो कुछ सीटों पर वो बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि ऐसी सीटों पर फिर एंटी केजरीवाल वोट कांग्रेस और बीजेपी में बट जाएगा। दूसरा जो उन्होंने तथ्य दिया कि बीजेपी का इंटरनल सर्वे कह रहा है कि 37 प्लस आम आदमी पार्टी है, तो चुनाव जीत गई आम आदमी पार्टी। 36 चाहिए बहुमत के लिए। बीजेपी 13 सीटों पर प्लस है और दुगने का 3 गुने का फर्क है समझ लीजिए। तो ऐसे में बची हुई 20 सीटों में अगर आम आदमी पार्टी लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 10-10 माना जाए तो बीजेपी आम आदमी पार्टी 47 पर पहुंचती है। अगर 5 भी माना जाए और 15 सीटें भी बीजेपी के हवाले कर दी जाएं, जो मुश्किल काम लगता है, तो मुझे लगता है कि तब भी आम आदमी पार्टी 40 क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि वहां पर दिल्ली में जो मैं दूर बैठकर 250 किलोमीटर दूर बैठकर जो देख रहा हूं, दलितों और मुसलमानों के पास नाराजगी है बीजेपी आम आदमी पार्टी को लेकर, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है। वो कांग्रेस को भी विकल्प के रूप में नहीं देख रहे हैं। मुसलमान कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारी पसंदीदा पार्टी है, लेकिन हम उसको वोट नहीं देंगे, क्योंकि उसको वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना है। तो ये मजबूरी के नाते भी केजरीवाल अपने आप को दलित और मुसलमान वोट, जो कुल मिलाकर 30% वोट होता है, 12-13% मुसलमान और 16.8% दलित वोट, यानी हर तीसरा वोटर दलित या मुसलमान है दिल्ली का। और ऐसे में अगर जो इंडियन एक्सप्रेस में भी आज रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मैं ये कहूंगा कि आम आदमी पार्टी को साफ साफ एज दिखाई दे रहा है आज की स्थिति में। अब कहानी मेरे हिसाब से जाकर उलझती है महिला वोटरों पर, कि महिला वोटर 2100 रुपए के साथ जाती हैं या 2500 रुपए के साथ जाती हैं। एक दूसरा कहानी उलझती है ये जो वोटर लिस्ट में जो कथित रूप से छेड़छाड़ की गई, नाम काटे गए, जोड़े गए, अगर उसमें बीजेपी कामयाब हुई है तो फिर हरियाणा या फिर महाराष्ट्र जैसा परिणाम आ जाए तो भी मैं चौंकूंगा नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर मुझे लगता है कि बीजेपी को हताशा सहनी पड़ेगी। देखिए, बीजेपी को हो गए 26-27 साल दिल्ली की सत्ता से बाहर रहते हुए, और तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इससे ज्यादा मुफीद वक्त बीजेपी के लिए अब तक नहीं रहा है जितना कि इस बार नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार की लड़ाई में एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो गायब नजर आ रही है। सरकार इनकम्बेंसी झेल रही है। अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के टॉप लीडर्स पर जो करप्शन के चार्जेस लगे उसके बाद वो जेल गए, तो कहीं ना कहीं जो वो कट्टर ईमानदारी वाली जो इमेज थी उस पर डेंट पड़ा है। और पब्लिक के बीच एक तरीके का मैसेज भी है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया, उसके बाद जो पार्टी आकर कहती थी कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्हीं के ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगते हैं, कार्रवाई होती है, जेल जाते हैं, तो फिर वो जो ईमानदारी वाली बात है, भ्रष्टाचार वाली बात है, उस पर कहाँ जाए, क्या यकीन करें।
प्लस अब एनसीडी भी आम आदमी पार्टी के पास है, उसके बावजूद जो टाइमलाइन रखी गई थी कि हम ये कूड़े के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं इन्हें गायब कर देंगे, वो गायब नहीं, वो ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं। जो बातें कही गई कि हम यमुना साफ कर देंगे, वो हुई नहीं। जो कहा गया कि दिल्ली की सड़कों को हम लंदन पेरिस जैसी बनाएंगे, वो खस्ता हाल उनका देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आपने चुनाव से पहले एडमिट कर लिया कि आपसे नहीं हो पाया, लेकिन अब जनता के सामने ये भी बात है कि आपको 10 साल दिए गए, उसके बाद भी अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं हो पाया, तो फिर जनता के सामने बाकी पार्टीज भी विकल्प के तौर पर खड़ी है। हालांकि चुनना तो जनता को है, विकल्प मानती है नहीं मानती वो एक बात है। राम, आप मुस्लिम बहुल इलाकों में भी जा रहे हैं, जैसे कि विजय जी भी कह रहे हैं कि मुस्लिम और दलित जो वोटर है दिल्ली का, वो बेशक सरकार से नाराज भी है, लेकिन वो अभी शायद कांग्रेस की तरफ जा नहीं रहा है। आपको लग रहा है कि वहां पर कोई वोट शिफ्ट हो रहा है इस बार? देखिए, विजय सर ने जो बात कही है, ये पूरा जो घटनाक्रम है उसका एक तरह से की उन्होंने दिया है, चाबी दी है। आज आगे बढ़ करके कि दलित और मुस्लिम वोटर ही ये डिसाइड करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी और कौन सीएम की कुर्सी पर बैठेगा। अभी तक दलित और मुस्लिम वो लगातार आम आदमी पार्टी के साथ रहे, और यही वजह है कि माना जाता है कि दलित और मुस्लिम जिधर जाते हैं उधर ही सरकार बनती है। लेकिन इस बार कांग्रेस की एंट्री वह अपने आप में चौंकाती है, और यह दिखाती है कि आखिर मुस्लिम वोटर किधर जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको जाफराबाद का उदाहरण दूंगा। जाफराबाद में मैं गया, वहां पर लोगों से बातचीत की, तो वहां का जो अल्पसंख्यक समुदाय था उसने दो नाराजगी जताई। एक ये कि दंगे जब हुए थे, दंगे के बाद अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी मुसलमानों को लेकर नहीं बोला, और अगर आप उस दौर को याद करेंगे तो आप पाएंगे न समर्थन में न विरोध में अरविंद केजरीवाल ने यथास्थिति बनाए रखी, कुछ उस पर कहा नहीं। दूसरी बात, तो उनको वो याद आता है, कोरोना काल का वो दौर याद आता है जब तबलीगी जमात और दूसरे तमाम मुद्दे हो रहे। तो मुस्लिम समाज ने एक आवाज निकल के आई, जो मैं आपसे अभी कह रहा हूं उनके लफ्जों में। उन्होंने कहा कि दरअसल राहुल गांधी ही वो शख्स है जो मुस्लिमों की आवाज को बहुत अच्छे से और बहुत करीने से और बहुत अच्छे लेवल तक उठा सकता है, तो हमें तो कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। लेकिन मैं अगले दिन फिर मटिया महल में आता हूँ। मटिया महल में यही सवाल मैंने वहां के मुस्लिम वोटर से किया, तब उन्होंने जाफराबाद की चीजों को काट दिया। उन्होंने ये कहा कि देखिए, अभी चुनाव में काफी वक्त है, हमारी कम्युनिटी तब डिसाइड करती है जब चुनाव में वोट पड़ने वाला होता है। तो अभी आप ये मान जाइए कि हम भले ही हमारा वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बट रहा हो, लेकिन मौजूदा तौर पर आप एक निष्कर्ष मत निकालिएगा कि ऐसा ही होगा। तो कुल मिलाकर के ये लगता है कि एक दो हफ्ते में तस्वीर और साफ हो जाएगी, क्योंकि ओवैसी को लेकर के भी कुछ ऐसे लोग मिले जिनका कहना था कि वो ओवैसी उनकी आवाज को उठा नहीं रहे और वो मिले हुए हैं बीजेपी से। तो अब ऐन वक्त पर वो फैक्टर सामने आएगा कि जो बीजेपी को हरा सकता है, मुस्लिम समाज या मुस्लिम वोटर उधर ही जाएंगे। तो साफ है कि अब देखना होगा कि आखिर अभी की स्थिति में तो नेक टू नेक है और अपर एज आम आदमी पार्टी की तरफ है। तो हो सकता है कि मुस्लिम वोटर ऐन वक्त पर डिसाइड करें कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाएंगे। तो अगर वो चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना अभी तक कांग्रेस की एंट्री से देखा जा रहा है। कांग्रेस कितनी शिद्दत से चुनाव लड़ रही है ये तो आप तो 2 दिनों से देख रहे हैं कि जब दो बड़ी बड़ी रैलीज में चाहे किसी कारणवश जो है कांग्रेस की चीफ जो है राहुल गांधी वो गायब रहे। एक और खास बात जो मैं जरूर यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा ये है कि इस बार का चुनाव ये डिसाइड करेगा कि अगर कांग्रेस मजबूती से दिल्ली में लड़ रही है तो क्या मुस्लिम समाज कांग्रेस को भी वोट करेगा और आम आदमी पार्टी को भी वोट करेगा, या फिर वो एक तरफा बीजेपी को हराने की स्थिति में राहुल गांधी की तरफ या आम आदमी पार्टी की तरफ चला जाएगा। कुल मिलाकर के ये चुनाव आगे डिसाइड करेगा कि अगर त्रिकोणीय मुकाबला पड़ता है तो मुस्लिम समाज क्या क्षेत्रीय पार्टी को चुनता है या किसी राष्ट्रीय पार्टी को चुनता है। और यही वजह है मुझे लगता है कि इस बार का जो चुनाव है वो डिसाइड करेगा कि मुस्लिम समाज किसके साथ जाएगा, क्या वो राहुल गांधी के साथ जाएगा और क्या वो जाएगा आम आदमी पार्टी के साथ। तो मुझे लगता है कि यह अगर नेशनल पर्सपेक्टिव में आप देखिए तो दिल्ली की जो राजनीति है वो मुस्लिम और उनके ओरिएंटेशन को लेकर के भी दिखाएगी
कि वो क्षेत्रीय त्रिकोणीय स्थिति में वो क्षेत्रीय पार्टी की तरफ जाएंगे या फिर वो किसी राष्ट्रीय पार्टी की तरफ जाएंगे। तो साफ है कि इस चुनाव में स्टेक राहुल गांधी का भी लगा हुआ है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि दलित और मुस्लिम समाज यानी जो डीएम समीकरण है, हालांकि दिल्ली में कोई समीकरण नहीं चलता, लेकिन इस डीएम समीकरण के सहारे ही वह सत्ता की चाबी तक जा सकते। तो बहरहाल अभी स्थिति देखी जाएगी। जैसा अब जी विजय जी से रिएक्शन चाहूंगी। विजय जी, अभी राम ने बात कही कि कांग्रेस कितनी शिद्दत से चुनाव लड़ रही है, वो तो दिख ही रहा है पिछले 2 दिनों से। मेरे हाथ में ना इस वक्त कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट है। पहला नाम मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरा नाम सोनिया गांधी, तीसरा नाम राहुल गांधी, चौथा नाम प्रियंका गांधी वाड्रा, पांचवा नाम केसी वेणुगोपाल, छठा नाम अजय माकन। इन 6 में से एक की भी रैली नहीं हुई है दिल्ली में अभी तक। नहीं, एक अजय माकन है जो सक्रिय हैं। वो जिस तरीके से एक उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स है, लेकिन आपके स्टार प्रचारक जो है वो ठीक है, राहुल गांधी की तबीयत ठीक नहीं है, ये जो जानकारी मिल रही है, लेकिन बाकी लोग कहाँ हैं मैदान पर? सवाल उठाया जिस पर हमने कल भी चर्चा की थी। कांग्रेस के जो मेरे सूत्र हैं उनका कहना है कि कांग्रेस 10-12 के लिए बस इतना नहीं है, या उसके बारे में बात इसलिए नहीं हो रही कि कांग्रेस ने अपने आप को 10-12 सीटों तक सीमित कर दिया है। उनको लग रहा है कि ये 10-12 सीटों पर ही पूरा जोर लगाना है, और चूंकि उनकी अस्मिता, उनकी खुद की राजनीतिक वजूद का सवाल है, तो 4.25% से और नीचे क्या गिरेंगे, तो 4.25% का दुगना वोट, तिगना वोट कम से कम उनको हासिल करना होगा। तो ऐसे में जो 10-12 सीटें हैं उसमें मुस्लिम इलाकों की भी सीटें हैं स्वाभाविक तौर पर, और जैसा कि हमारे मित्र बता रहे थे कि मुसलमान आखिरी वक्त में तय करेंगे एज एन कम्युनिटी की कौन बीजेपी को सत्ता से दूर रख सकता है, उसके पक्ष में वो वोट करेंगे। तो ऐसे में हो सकता है कांग्रेस के हाथ में एक आध सीट लग भी जाए, हो सकता है, मैं ये कह सकता हूं, जिसमें उनका उम्मीदवार अपनी काबिलियत के हिसाब से जीत जाए, लेकिन अंततः वो जाएगा आम आदमी पार्टी के साथ ही, अगर मान लीजिए आगे जाकर आम आदमी पार्टी को उनकी जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि ओवैसी भी कुछ वोट खींचेंगे, और कुछ वो ऐसा तो है नहीं कि मुसलमान 100% आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को देता है। पिछली बार भी 85% मुसलमानों का वोट आम आदमी पार्टी के खाते में गया था, दलितों का 68% वोट गया था। तो ऐसे में अगर 85% की जगह 80% भी आम आदमी पार्टी को मुसलमानों का वोट मिलता है, तो फिर वो सीट निकालने में कामयाब हो सकते हैं। सुशांत, जो हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं या बाकी दल हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं। आपने देखा कि बीएसपी ने भी 70 के 70 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की, एनसीपी भी चुनाव में उतरी हुई है, उसने भी अपने कैंडिडेट्स 21 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की। ये AIMIM भी 2 कैंडिडेट्स को मैदान में उतार चुकी है। कई और दल हैं जो दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये जिस तरीके से छोटे पार्टी हैं, क्योंकि साफ तौर पर दिल्ली में मेन लड़ाई आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, बाकी को तो यही देखा जाता है कि वोट काट देंगे। लग रहा है कि दिल्ली में आप लगातार घूम रहे हैं कि इन पार्टियों का कहीं कोई अस्तित्व है? देखिए अनुराधा, मैं ये बताना चाहूंगा कि बीएसपी, एनसीपी और ये जो पार्टीज है, इनका दिल्ली के अंदर इतना ज्यादा बड़ा कोई वजूद जो है वो नहीं है। लेकिन ओवैसी की जो पार्टी है, जिस तरीके से वो उन इलाकों के अंदर अपने कैंडिडेट को उतार रहे हैं, खास करके मुस्लिम इलाकों के अंदर, उसका इम्पैक्ट जीत और हार में तब्दील तो नहीं होता उस कैंडिडेट के लिए जो AIMIM का है, लेकिन उसका फायदा बीजेपी को जरूर हो जाता है, उसका फायदा कांग्रेस को जरूर हो जाता है। 2022 की अगर बात करें, रामकिंकर ने जिस तरीके से कहा कि मुसलमान जो है वो एंड मौके पर अपने वोट का देखते हैं कि बीजेपी को कौन हरा रहा है, उसके साथ वो चले जाते हैं। लेकिन 2022 का समीकरण की बात करें तो मुसलमान वोटर, जिसको समझते हैं कि ये कम्युनिटी जो है वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन ये बहुत समझदार कम्युनिटी है, ये जानती है कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो बेहतर है और जिसको जिताना है। 2022 का अगर अब निगम का चुनाव देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट सीट जहां पर ओवैसी ने सबसे ज्यादा प्रचार किया, कांग्रेस ने जमकर प्रचार किया, वहां पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई। चांदनी चौक जो कि लोकसभा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम सीटें हैं, वहां पर अगर चुनाव लड़ने की बात करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी को फायदा मिला। लेकिन यही सीट अगर आप ओखला की तरफ जाते हैं तो वहां पर कांग्रेस को फायदा मिला। दिल्ली के अंदर निगम चुनावों के अंदर कांग्रेस को 11.6% वोट परसेंटेज जो है वो पड़ा, और दिल्ली के अंदर 8
निगम पार्षद जो है वो आम आदमी कांग्रेस के चुनकर के है, जिसमें से लगभग 5 से 6 जो है वो मुस्लिम चेहरे हैं। मुसलमान ने जो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का हिस्सा है, जहां पर खास तौर पर बीजेपी को पता है कि इस इलाकों के अंदर वोट पोलराइजेशन हिंदू मुसलमान पर होता है, और सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ की अगर रैली की अगर बात करें तो इन्हीं इलाकों के अंदर जो है वो की जा रही है। मुस्तफाबाद, गोंडा, शादरा, ये वो इलाके हैं जो कि दंगों के अंदर प्रभावित हुए थे, और उन इलाकों में कैंडिडेट्स को टिकट भी जो दिया गया है कपिल मिश्रा की तरफ से, अजय मावर को दिया गया है। इन तमाम इलाकों के अंदर हिंदू बेल्ट को मजबूत करने के लिए योगी आदित्यनाथ को ज्यादा से ज्यादा रैली वहां पर की जा रही है। ओवैसी साहब का जो कैंडिडेट है ताहिर हुसैन, मुस्तफाबाद से उतारा गया है। तो बहुत दिलचस्प मुकाबला ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर अगर देखा जाए तो निगम चुनावों के अंदर भी सबसे ज्यादा जो सीटें जीत करके आए थे वो इन्हीं इलाकों से आए थे। 2020 के भी चुनावों के अंदर अगर बीजेपी को बढ़त हासिल हुई थी तो वो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में हुई थी। तो बीजेपी का फोकस इन इलाकों में सबसे ज्यादा है। वही बात की जाए ओखला के अंदर, अमानतुल्लाह खान को लेकर के बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, लोग नाराज हैं, वहां पर काम नहीं हुआ, और काम को लेकर के वहां से कांग्रेस ने जो निगम पार्षद हैं उनको अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसकी एंटी इनकम्बेंसी फिलहाल जो है वो नजर नहीं आ रही। 2 साल का उनका कामकाज है, उन्होंने अपने इलाके में जितना काम हो सकता है वो काम किया है, और एक महिला चेहरा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो वोटर है और आम वहां पर जो पब्लिक है वो अमानतुल्लाह खान से नाराजगी रखता है, और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पे स्विच हो जाए। अगर कांग्रेस पे स्विच होता है तो पूरी जो खासतौर पर खास जी तो बता रहे थे कि किस तरीके से जो दिल्ली में इस वक्त जो बाकी दल हैं, मेन लड़ाई जो बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन उनके अलावा जो बाकी दल सक्रिय हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार उतार रहे हैं, उनकी क्या कुछ भूमिका रह सकती है? विजय सर, मोटा मोटी तो यही नजर आ रहा है दिल्ली में इस वक्त कि ठीक है, अरविंद केजरीवाल के लिए ये साख का चुनाव है, उनके लिए यहाँ पर चुनौतियां नजर आ रही हैं, लेकिन अभी तक के जो समीकरण जो राम भी कह रहे हैं, सुशांत भी कह रहे हैं कि उतना भी टफ नहीं लग रहा। एज आम आदमी पार्टी के पास अभी भी है, बस भी है, लेकिन मुश्किल चुनाव है आम आदमी पार्टी के लिए। एक तो ये कि अरविंद केजरीवाल ने भी अपने लिए करीब 50 सीटें तय कर रखी हैं कि भाई 50 से ऊपर उनका आंकड़ा होना चाहिए। मुझे लगता है 45 भी आ गई तो वो संतुष्ट हो जाएंगे, वो अलग कहानी है। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी के लिए सबसे स्वर्णिम मौका है ये चुनाव जीतने का। अगर ये चुनाव भी नहीं जीता बीजेपी ने तो फिर शायद अगले 10-15 साल फिर वो बाहर हो जाएगी। पिछली बार उन्होंने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया था, दंगों का फायदा, शाहीन बाग का फायदा मिला था, तो वो 34% से बढ़कर 38% पहुंचे थे पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी, और वो मैक्सिमम था। अब उसमें मोटे तौर पर योगी आदित्यनाथ की रैलियां हो रही हैं, तो इससे बीजेपी 2%, 3%, इससे ज्यादा उम्मीद शायद नहीं कर रही होगी कि 41% तक शायद वो पहुंच जाए। लेकिन इसमें गड़बड़ ये है कि फिर इसमें रिवर्स पोलराइजेशन भी हो सकता है। रिवर्स पोलराइजेशन इस रूप में कि फिर सारी जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं या पूरा मुसलमान फिर एक स्वर में तय कर ले कि ना ओवैसी को वोट देना है, ना कांग्रेस को देना है, सारा का सारा वोट आम आदमी पार्टी की झोली में डाल देना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है। और ये योगी आदित्यनाथ जो भी बोल रहे हैं उसका काउंटर करना है। तो ये काउंटर अगर हो गया तो इससे तो फिर बीजेपी को नुकसान ही हो जाएगा सीटों के वाइज से। वो अब जो सीटें जीतेंगे वो भारी बहुमत से जीतेंगे, ज्यादा अंतर से जीतेंगे, और वोट परसेंटेज उनका इसलिए बढ़ा हुआ दिखेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो फिर बहुत कुछ सीटें कम अंतर से हार भी जाएं, जो उनके लिए नुकसानदायक साबित भी हो सकता है। तो ये बहुत पतली लकीर है। अरविंद केजरीवाल का कॉन्फिडेंस गड़बड़ा है। वो रोज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक मुद्दा उछालने की कोशिश करते हैं या काउंटर कर रहे हैं। अभी तो कई दिनों से वो अपना कोई एजेंडा सेट नहीं कर पा रहे, नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे, बीजेपी को काउंटर कर रहे हैं। कल जैसे बीजेपी योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज उसका काउंटर हो रहा है। तो वो काउंटर पॉलिटिक्स चल रही है। अच्छा, अरविंद की सीट की मैं बात करूं अगर विजय जी, हॉट सीट है, नई दिल्ली की सीट है, प्रवेश वर्मा
जो कहते हैं कि 20,000 वोटों से अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं, वो लिख रहे हैं, कागज पर भविष्यवाणी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, चुनाव आयोग के पास शिकायत लेके गए कि वोटर लिस्ट में डिलीशन एडिशन हो रहा है। इधर संदीप दीक्षित डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और संदीप दीक्षित जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं वो बीजेपी और आप दोनों से अलग है, डिफरेंट है। वो मिडिल क्लास के बीच जा रहे हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं, वो डोर टू डोर कैंपेन करके अपनी माता के कामकाज का जिक्र भी कर रहे हैं, याद भी दिला रहे हैं शीला दीक्षित जी की। लग रहा है आपको चैलेंज नई दिल्ली सीट पर भी है? ये आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो देखिए, न्यू दिल्ली जो नई दिल्ली सीट है बहुत छोटी सीट है, मेरे ख्याल से 1,10,000 के आसपास वोटर हैं जी। दूसरा, अगर 10,000 वोटर भी इधर उधर कर दिए गए, यानी डिलीशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, तो वो केजरीवाल पर भारी पड़ सकता है, जैसा केजरीवाल बार बार फिर चुनाव आयोग के भी चक्कर काट रहे हैं। तीसरा, अरविंद केजरीवाल के लिए प्लस पॉइंट ये है कि लगातार पिछला 2 चुनाव उन्होंने 50% प्लस वोट से जीता है इस न्यू दिल्ली सीट से। और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी आरोप लगाती रही है कि प्रवेश शर्मा ने 1100 रुपए दिए, अब बहुत सारे लोगों को पैसा बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, साड़ियां बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं, और बहुत पैसा भी खर्च कर रही है बीजेपी उस सीट के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि प्रवेश वर्मा का नाम घोषित हुआ था, उसके कई महीने पहले से वो उस सीट पर सक्रिय हो गए थे। बिल्कुल। संदीप दीक्षित सीरियसली चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अपनी माँ का जो शीला दीक्षित है, उनकी हार का बदला लेने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। और चाहे राहुल गांधी हो, चाहे दूसरे नेता हो, सब शीला दीक्षित को याद कर रहे हैं, और जनता भी याद करती है शीला दीक्षित को। सर्वे आया था, सर्वे में भी लोगों ने शीला दीक्षित को तन मन से याद किया। लेकिन क्योंकि ये मुख्यमंत्री वाली सीट है, इसलिए पिछली बार शायद 46,000 वोट मिला था अरविंद केजरीवाल को, और उन बीजेपी वाले को शायद 17 या 18 या 25,000 वोट मिला था मेरे ख्याल से, मुझे ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो इस अंतर को पाटना हो सकता है कि इतना आसान नहीं रहेगा बीजेपी के लिए। अब ऐसा तो नहीं होगा दिलचस्प पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति की ममता बनर्जी 200 से ज्यादा सीटें जीत गई लेकिन अपनी सीट हार गई, ये कहानी तो नहीं हो जाएगी। सुशांत है, नई दिल्ली की सीट जो है वो लगातार बस बना हुआ है उस पर, और तीनों कैंडिडेट्स बड़े कैंडिडेट्स हैं। प्रवेश वर्मा की भविष्यवाणी आपने भी देखी, हमने भी देखी। जनता क्या कह रही है नई दिल्ली पर? अनुराधा, मेरा विजय सर से मैं कुछ चीज समझना भी चाहता हूँ। मेरे 2 सवाल है विजय सर से, मैं ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि वो लंबे वक्त से दिल्ली के चुनाव, वो पूरे देश भर के चुनाव को देखते आए हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या इस बार 2013 का जो चुनाव है दिल्ली के अंदर कहीं रिपीट होने जा रहा है, जो समीकरण आ रहे हैं? दूसरी चीज ये कि लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए, खास तौर पर नई दिल्ली सीट की, तो जो अरविंद केजरीवाल का इलाका था नई दिल्ली, उस सीट से बीजेपी जो है वो हारी थी। बांसुरी स्वराज उस सीट से हारी है, बाकी सीटों पर जीती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पोस्टल बैलेट जब वोटिंग होती है, सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनका पोस्टल बैलेट जब निकलता है, उसके अंदर भी बीजेपी जो है वो हारी है। तो कहीं इसका फायदा बीजेपी की जगह कांग्रेस को तो नहीं मिल जाएगा, क्योंकि आपने भी कहा कि संदीप दीक्षित बहुत मजबूती के साथ और बहुत सीरियसनेस के साथ। 1 मिनट आपको रोकेंगे सुशांत, 1 मिनट आपको रोकेंगे। अरविंद केजरीवाल शायद कुछ कह रहे, सुन लेते एक बार। प्रचार के अंदर दिल्ली में जुटेंगे। हमने इनके इस बयान से प्रभावित होकर, और जो मुद्दे थे देश के, अग्निवीर हो, जब किसानों ने आंदोलन किया, शहादत दी, तभी मैं एनडीए छोड़ के और सड़कों पर लड़ाई, शाहजहाँपुर का बॉर्डर राजस्थान का जाम किया था। और आप पार्टी जो दिल्ली के अंदर आम आदमी, गरीब आदमी के लिए लड़ाई लड़ रही है, स्टूडेंट के लिए, महिला के लिए, किसान के लिए, सबके लिए। और जाट समाज जिसको आवश्यकता है, दिल्ली के जाट समाज को, हमें याद है हरियाणा का वो मंजर, जब भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेताओं के हिसाब पे वहाँ के मुख्यमंत्री जो निवर्तमान मुख्यमंत्री थे खट्टर, उन्होंने किस तरह जाट समाज के बच्चों पे गोलियां बरसाई, और हमारे कई दर्जन बच्चे उसमें शहीद हो गए। उस समय में हरियाणा की धरती पर गया था, राजस्थान के अंदर बड़े प्रदर्शन किए। और आज 10-12 से ज़्यादा स्टेट जो हैं जहाँ ओबीसी के अंदर जाट समाज स्टेट के अंदर, दिल्ली के अंदर उनको आरक्षण नहीं मिला।
तो केजरीवाल ने जो अभियान चलाया कि भाई जाट समाज को दिल्ली में और केंद्र में तमाम ओबीसी के स्टेट के अंदर जहाँ उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कभी जाटों की पार्टी हो ही नहीं सकती। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर था 7-8 के अंदर, उसके बाद छोड़ के अलग हमने पार्टी बनाई। और राजस्थान की परिस्थितियाँ ऐसी थी, कांग्रेस बीजेपी दोनों ही किसानों के दुश्मन थे, तो नई पार्टी का गठन किया। और अब की बार इंडिया अलायंस के अंदर हम लोग साथ हैं सारे। लेकिन अभी जो बाई इलेक्शन हुए राजस्थान में, उसमें कांग्रेस बीजेपी की गोद के अंदर जाके बैठ गई। जिस तरह दिल्ली में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गई, कांग्रेस ने एक ही टारगेट कर रखा है कि आप पार्टी को हम कैसे हराएं, बीजेपी कैसे जीतें, जिस तरह अभी बाई इलेक्शन के राजस्थान के अंदर किया। इसलिए मेरे दिल्ली प्रांत के तमाम जाट समाज के मेरे छोटे भाइयों से, जाट समाज के साथ साथ तमाम, मैंने अग्निवीर के लिए बड़ी रैलियाँ करी, 2 राजस्थान की बड़ी रैलियाँ। हमेशा अग्निवीर समाप्त करने की बात करता हूँ। किसान, महंगाई, भ्रष्टाचार, दलितों पर अत्याचार, जितने भी मामले देश की सबसे बड़ी संसद के अंदर मैं उठाता रहता हूँ, देश के जवानों के लिए, किसानों के लिए, तमाम वर्ग के लिए। तो मैं मेरे समाज, जाट समाज के नौजवानों से अपील करता हूँ, इस दिल्ली प्रांत के अंदर हनुमान बेनीवाल आपकी लड़ाई कर रहा है, प्रयास कर रहा है। आप सब भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव के अंदर सबक सिखाएं, बीजेपी के खिलाफ आप पार्टी को वोट करें। केजरीवाल जी निश्चित रूप से हमारी लड़ाई लड़ेंगे, हम सब लोग लड़ रहे हैं। पंजाब में लड़ाई चल रही है, राजस्थान में लड़ रहे हैं, और भी लोग लड़ रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा केजरीवाल जी का कि आज दिल्ली के अंदर हमेशा इनके घर से मुश्किल से 2-3 किलोमीटर प्रधानमंत्री का आवास होगा, और वहाँ से उठते ही सुबह रोज़ ये किया जाता है कि किस तरह केजरीवाल जी को हम दूर करें। ईडी सीबीआई का जो दुरुपयोग देश के अंदर चल रहा है, जिस तरह तमाम पार्टियों के जो नेता इनके खिलाफ बोलते हैं, उनको गिन गिन के जेलों के अंदर ठूसा जा रहा है, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। और इसीलिए आरएलपी पार्टी, इंडिया अलायंस के अंदर हम साथ हैं आप पार्टी के साथ। लेकिन हम केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर इन्होंने जो काम किया दिल्ली के अंदर, और प्रत्येक व्यक्ति का दिल जीता। हम टैक्सी में जाते हैं या रेलवे स्टेशन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई थड़ी वाला, चाय वाला, कोई भी व्यक्ति ठेले वाला, वो एक ही बात कहता है कि आप पार्टी की सरकार। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस तरह एन कैन प्रकरण, साम दाम दंड वैसे से चाहेगी कि आपको सत्ता से बाहर करें। तो मेरी अपील रहेगी नौजवानों से, छात्रों से, और मेरे जाट समाज के तमाम छोटे भाइयों से कि इस बार किसी भावना में नहीं बना कि उम्मीदवार हमारा है किस जाति का फलां, लेकिन ऊपर बीजेपी है जो कोई आपको कुछ भी नहीं पूछने वाली। मैं इनके साथ रहा हूँ, मैंने देखा है। इसलिए आप सब आप पार्टी को समर्थन करें, जाट समाज को आरक्षण हम दिलाएंगे लड़के। तमाम हमारे यूपी, हरियाणा के जहाँ केंद्र में आरक्षण बाकी है जाट समाज के 12 स्टेट के अंदर, उनको भी दिलाएंगे। पहले भी आपके लिए लड़े थे, आगे भी लड़ेंगे। ये लड़ाई बड़ी है, और बड़ी लड़ाई में दिल्ली के अंदर आप पार्टी की सरकार बनना आवश्यक है, नहीं तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये मैं अपील दिल्ली प्रांत के तमाम सर्व समाज और मेरे भाइयों से करना चाहता हूँ। बहुत बहुत केजरीवाल जी को धन्यवाद। बेनीवाल जी, एक सवाल कि अक्सर इस पे जो विपक्षी दल हैं वो आलोचना आम आदमी पार्टी की इसको लेकर करते हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी ने भी चिट्ठी लिखी थी आरक्षण को लेकर, उसमें बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आती है कि आपने अभी टेबल करा, पहले नहीं करा। इंडिया अलायंस को भी आप पहले थे, आप हिस्सेदार हैं अभी भी, बीजेपी में भी आप थे। इंडिया अलायंस में भी हम देख रहे हैं कुछ पार्टीज आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, कांग्रेस को तमाम पार्टी अलग नहीं भी कर रही हैं, चाहे वो अखिलेश की पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी की। अब आप भी किस तरह इन चुनावों को देख रहे हैं, इन चीज़ों को क्या कहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से अगर देश की नज़रें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, दिल्ली से राजस्थान भी बड़ा है, लेकिन सबकी नज़रें हैं कि केजरीवाल जी चुनाव जीतने चाहिए। अगर ये यहाँ मजबूत रहे तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा। और इन्होंने अभी जो बात करी सही समय, इनके केंद्र में तो ये सरकार में थे नहीं जो जाटों को आरक्षण दे देते, लेकिन इन्होंने याद दिलाया कि भाई बार बार आप जाट चुनाव के समय जाट की बात करते हो। 52 से लेके आज तक पहली बार जाट समाज का कोई कैबिनेट मंत्री देश की सरकार के अंदर नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। 5-5 मिनिस्टर होते थे, 100 लोकसभा सीटों पर जो कौम प्रभाव रखती है, मजबूत कौम है। दिल्ली के चारों तरफ बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, इतिहास जानता है इन बातों को। जो थके नहीं, रुके नहीं, चलते, उनको आप बेवकूफ़ बनाने का काम छोड़ दीजिए। इन्होंने सही वक्त पे बात याद दिलाई, पहले भी समय समय पर याद दिलाते। मैं तो इनसे खूब चर्चाएं होती थी, ये कहते थे, लेकिन आरक्षण देना इनके हाथ में नहीं, क्योंकि केंद्र में आरक्षण प्रधानमंत्री देंगे। तो इन्होंने और चूंकि इंडिया अलायंस के अंदर होते हुए कांग्रेस ने अभी उपचुनाव राजस्थान में लड़े, भाजपा से हाथ मिला, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता पेपर लीक के अंदर आरोपी थे। बीजेपी ने कहा कि आपको गिरफ्तार करेंगे,
उन्होंने कहा गिरफ्तार मत करो, हम जो कहेंगे कर देंगे। तो भजन लाल जी को बचाओ, तो साहब 7 में से 5 सीट हमें जीता दो, तो 4-4 हज़ार वोट लेके कांग्रेस वहाँ ख़त्म हो गई। इंडिया अलायंस की ज़्यादातर पार्टियाँ ये चाहती है कि आप पार्टी यहाँ पे जीते, और कांग्रेस यहाँ घूम रही है, कांग्रेस को कुछ भी नहीं मिलने वाला। पिछली बार शायद 4% मिला होगा, आधा % अगर वोट बढ़ भी जाए तो आबादी भी तो बढ़ गई ना 5 साल के अंदर, वोट भी तो बढ़ गया। तो कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं है दिल्ली के अंदर, और मुझे तो नहीं लगता कि आगे कुछ होगा। नए सिरे से इंडिया अलायंस के अंदर लीडरशिप को लेकर भी हम लोग बात करेंगे। थैंक यू। आप उनको सुन रहे थे, अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के साथ हनुमान बेनीवाल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस बातचीत के दौरान हनुमान बेनीवाल ने एक तो आम आदमी पार्टी को समर्थन करने की बात कही है, साथ ही साथ उन्होंने जाटों के आरक्षण का मुद्दा उठाया जो अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले उठाया, और कहा कि दिल्ली के जाटों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसके साथ ही इंडिया अलायंस में लीडरशिप पर दोबारा से विचार होना चाहिए, इसको भी यहाँ पर हनुमान बेनीवाल की तरफ से कहा गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिल्ली में फिलहाल उसका कोई जमीन नहीं दिखाई दे रही है, और इंडिया अलायंस की ज्यादातर पार्टियों की ओर से अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया गया है। विजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय जी, अभी आपने सुना हनुमान बेनीवाल को, और साफ तौर पर हनुमान बेनीवाल जाटों के रिजर्वेशन का मुद्दा उठाते हुए अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया उन्होंने, और कहा कि दिल्ली के जो वोटर्स हैं उन्हें अरविंद केजरीवाल को वोट करना चाहिए, इस तरह की अपील भी की। देखिए, हनुमान बेनीवाल जी राजस्थान के नागौर से लोकसभा के सांसद हैं, और लोकसभा के सांसद तब बने थे जब कांग्रेस के साथ उनका समझौता हुआ था और कांग्रेस ने उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। लोकसभा के सांसद बन गए तो विधायक का पद छोड़ दिया, फिर उनके विधायक का जो पद छोड़ा था उस सीट पर उपचुनाव हुआ, तब कांग्रेस से गठबंधन हुआ नहीं, कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया और बीजेपी वहां से जीत गई। तो हनुमान बेनीवाल ने अपने किसी रिश्तेदार को, मैं भूल गया किसको, अरविंद केजरीवाल इस वक्त कुछ कह रहे हैं, विजय जी एक बार सुन लेते हैं। सच्चाई के साथ खड़ी है, तो इन्होंने हमें समर्थन भी इसीलिए दिया है क्योंकि हम ईमानदारी और सच्चाई के साथ हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, तो तब विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ समझौता नहीं हुआ तो वो सीट हार गए थे हनुमान बेनीवाल। तो शायद ये दिक्कत है उनको। जाट नेता है, किसानों का जो आंदोलन चला था तब उन्होंने आंदोलन में भी हिस्सेदारी की थी, उससे पहले बीजेपी के साथ समझौते में चुनाव लड़ा था। यानी शिफ्टिंग करते रहते हैं, अपने विवादास्पद बयानों के लिए भी जाने जाते रहे हैं। और अब दिल्ली में 5 या 6% जाट वोट है, और जाटों को केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलता है, और शैक्षणिक संस्थाओं में, लेकिन राज्य में मिलता है। तो केजरीवाल भी ये मुद्दा उठाते रहे हैं कि दिल्ली पुलिस में राजस्थान का जाट आ जाता है, वो नौकरी पा जाता है, लेकिन दिल्ली का जाट नौकरी नहीं पा पाता क्योंकि उसको आरक्षण नहीं मिलता है। लेकिन इसका मुद्दा जाटों में कितना असर करेगा ये कहना मुश्किल है, और शायद उतना असर नहीं कर रहा था, तभी हनुमान बेनीवाल को अपने साथ बैठाकर अरविंद केजरीवाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ रही है। अच्छा, एक और चीज, हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से दिल्ली के चुनाव में अब पिक्चर में आ गए हैं, उनकी एंट्री भी हो गई है। उससे पहले हमने देखा इंडिया अलायंस के ज्यादातर पार्टीज का सपोर्ट अरविंद केजरीवाल को मिला। ये प्रेशर बिल्ड टैक्टिक है, प्रेशर बिल्ड पॉलिटिक्स है अरविंद केजरीवाल की, कि कांग्रेस को क्लियर मैसेज दिया जाए कि इंडिया अलायंस में जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं वो सब अरविंद केजरीवाल के साथ हैं दिल्ली में। आपको सोचना होगा कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। हाँ, ये बात तो है, और ये केजरीवाल की हो सकता है घबराहट भी दिखाता हो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस इतना मजबूती से के साथ आक्रामक अंदाज में चुनाव लड़े। क्योंकि अगर कांग्रेस, जहां से हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, 14-15% पर क्रॉस करती है तो वो केजरीवाल का वोट खाएगी। और ऐसे में ममता बनर्जी हो चाहे अखिलेश यादव हो, उन्होंने राहुल गांधी से कहा और केजरीवाल के पक्ष में खुलकर आए। स्टालिन ने तो सुना है राहुल गांधी को बाकायदा फोन किया, और उसके बाद ही जो अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, जिसमें पीछे पोस्टर लगा था देशद्रोही अरविंद केजरीवाल, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की गई थी। और अब राहुल गांधी का भी जो रहस्यमय बीमारी है, सियासी बीमारी है, या वाकई में बीमार हैं, या वो वीसी के जरिए तो संबोधित कर सकते हैं, वो सब नहीं हो रहा। स्टार प्रचारकों की आपने नाम गिनाई दिए थे, उसमें से कोई चुनाव में लाइन में उतर ही नहीं रहा। और अब मुश्किल से कुछ दिन बचे हैं चुनाव प्रचार में। 3 तारीख की शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। इस बीच 26 जनवरी भी है, ये तमाम चीजें हैं। तो
बड़ी बात यह है कि अगर केजरीवाल 50-55 सीटें लेकर आते हैं तो वो जो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में वो अपने लिए स्पेस अच्छे ढंग से तलाशेंगे। अच्छा, एक और वो चीज, राहुल गांधी को सीधे जी कल योगी दिल्ली में उन्होंने यमुना में डुबकी लगाने वाली बात करते हुए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और फिर कहा कि वो तो देखिए उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई है। इस बीच अब अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि दूसरों को चुनौती देने वाले अपने प्रदेश के अंदर मथुरा से गुजरती यमुना जी में आचमन करके दिखा दें। तो यही देखिए, अब अरविंद केजरीवाल के पक्ष में एक तरह से इनडायरेक्ट रूप में चुनाव प्रचार कर रहे हैं अखिलेश यादव, और जो योगी आदित्यनाथ हैं इनकी बात को काट रहे हैं वो, और चुनावी मुद्दा नारा बता रहे हैं उसको। और योगी आदित्यनाथ ने ये तक कहा कि आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं वो घरों में आधार बनाने की मशीनें बना रखी हैं। भाई मशीनें बना रखी हैं तो दिल्ली पुलिस सोई हुई है, केंद्र का गृह मंत्रालय सोया हुआ है, नेशनल NIA सोया हुआ है, ये सब तमाम एजेंसियां सोई हुई हैं क्या? तो ऐसे में तो वो कहीं ना कहीं क्या वो गृह मंत्रालय पर ही तो निशाना नहीं साध रहे योगी आदित्यनाथ। इस मुद्दे को भी अरविंद केजरीवाल ने इस तरह घुमाने की कोशिश की है। ये बात सही है कि यमुना साफ नहीं हुई, लेकिन अरविंद केजरीवाल जानते थे कि बीजेपी ये मुद्दा उठाएगी, तो उन्होंने पहले से माफी मांग ली। पहले से उनको लगा कि पहले से माफी मांग लेते हैं, नए सिरे से जैसे रिन्यूअल होता है कॉन्ट्रैक्ट का। तो वही ना, लेकिन 20 में भी उन्होंने कहा था 5 साल का वक्त दे दीजिए, 25 तक मैं डुबकी लगा दूंगा। सुप्रिया नेत कुछ कह रही है, एक बार सुन लेते हैं। देखिए 1947 के बाद 2024-25 तक तो सब प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में थोड़ा थोड़ा रुपया गिरा है। सबकी हिस्सेदारी है, नेहरू जी की 2% है, इंदिरा जी की 5% है, अटल जी की 11% है, ऐसे कर करके नरेंद्र मोदी जी की वो हिस्सेदारी 34% सबसे ज्यादा है। तो उन्होंने ना सिर्फ सबसे ज्यादा रुपया गिराया है बाकियों के कंपैरिजन में, पर अपने शासनकाल में भी 50% रुपया गिराया है। हमारी मांग है कि स्वीकार्य रुपया गिर रहा है और उसके बारे में कुछ करिए। विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता जा रहा है, $80 बिलियन करीब सितंबर से अभी तक लग चुके हैं, फिर भी रुपया संभल नहीं रहा है। मैम, योगी यमुना की सफाई की चिंता करते हैं तो चाहिए गोमती के अंदर एक बार डुबकी लगा लीजिए, हम तैयार हैं। देखिए गंदगी जो दिल्ली में फैली हुई है, बजबजाती हुई नालियां हो, टूटी हुई सड़कें हो, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, कूड़ों के ढेर हो, इसका पहला मुद्दा राहुल जी ने उठाया था। मुझे अभी भी याद है एमसीडी का वो चुनाव, जब केजरीवाल जी ने गाजीपुर के कूड़े के ढेर के बगल में खड़े होकर कहा था इसको पूरा निस्तो नाबूद कर दूंगा, एमसीडी दे दो। 2 साल हो गए, एमसीडी के 1 इंच कम नहीं हुआ वो कूड़े का ढेर। बजबजा रही हैं नालियां बस्तियों में, सड़कें टूटी हुई हैं। किस बारे में केजरीवाल जी क्या कहना चाहते हैं? लेकिन मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि योगी आदित्यनाथ जी किस मुंह से आकर यहां पर बात कर रहे हैं? एक को मां गंगा ने बुलाया था, वहां पर फाइन लगाया आप लोगों के ऊपर। एक को मां जमुना ने बुलाया था, केंद्र सरकार पर भी 50 करोड़ की पेनल्टी और इन पर भी सम्मिलित पेनल्टी आप पर भी लगी, आम आदमी पार्टी पर भी। दूसरा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो दिल्ली का अमित शाह के पास उसकी कुंजी है और अमित शाह इसमें पूरी तरह से विफल रहे हैं। केजरीवाल जी पूरे वक्त लॉ एंड ऑर्डर पे चुप रहे, अब जब चुनाव आया तो आप बोल रहे हैं। और योगी जी IIT BHU में गैंगरेप हुआ, आपकी IT सेल के लड़कों ने गैंगरेप किया, आपकी पुलिस पीड़िता को 15-15 बार बुला रही है, आप किस मुंह से लॉ एंड ऑर्डर पे बात करने आ रहे हैं? मेरा अपना मानना है कि बीजेपी और आप से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और इसीलिए इन दोनों को खत्म करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि अंदर कांग्रेस है जहां फाइट में आपको लगता है कि कहां फाइट में है और आपका सबसे ज्यादा फाइट किससे है, बीजेपी से है या आम आदमी पार्टी? देखिए शासन पिछले 11 साल से काबिज उसमें कौन है? आम आदमी पार्टी है। तो जाहिर है कि जो विफलताएं हैं, जो नाकामियां हैं, जो चीजें पूरी नहीं हुई हैं, जो वादे खिलाफी हुई है, पर हम उनको घेरेंगे, उनको कटघरे में खड़ा करेंगे और उनसे सवाल पूछेंगे। लेकिन दिल्ली की बहुत सारी चीजें केंद्र सरकार पर भी निर्भर है, चाहे वो DDA हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो तमाम चीजें हो, उस पर हम उनको भी घेरेंगे। लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का तबाह है। 83,000 अपराध होते थे 2013 में, 3,20,000 हो रहे हैं, 4 अपराध बढ़ गया है। इस पर तो अमित शाह जिम्मेदार है। कूड़ा गंदी दिल्ली जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं स्कूल में, उसके लिए केजरीवाल जी जिम्मेदार है। तो मेरा अपना मानना है कि दोनों लोग जिम्मेदार हैं। हमारी लड़ाई उन सब लोगों से जो दिल्ली के अलावा अपनी बातें कर रहे हैं। पहले मोदी जी कर्नाटक में लिस्ट पढ़ते थे गालियों की, अब वही काम अरविंद केजरीवाल जी करे। दिल्ली को ढेले का फर्क पड़ रहा है, आपको कोई क्या बुला रहा है? दिल्ली को फर्क पड़ रहा है कि आप उनके भविष्य की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? एक आखिरी सवाल पूछना,
उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ अयोध्या में आज मिल्कीपुर के चुनाव के अंदर सुप्रिया श्रीनेत को अभी आप सुन रहे थे और सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से देश की सरकार पर सवाल उठाए गए। सीधे तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। गिरता हुआ रुपया और कितना गिरेगा ये सवाल पूछ रही हैं और कह रही हैं कि जिम्मेदारी लीजिए, रुपया गिर रहा है, इसका कुछ कीजिए। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल खड़े किए। कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के पास है दिल्ली की, उस पर भी सवाल खड़े किए और अरविंद केजरीवाल को भी घेरा। विजय जी, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लगातार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, टीवी डिबेट्स में जाती हैं। अभी जो बात उनकी तरफ से कही गई, घेर रही है अरविंद केजरीवाल को भी, लेकिन बड़ी लड़ाई बीजेपी के साथ ही नजर आ रही है। राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं मोदी सरकार को घेर रही हैं और योगी आदित्यनाथ को करने के बहाने भी वो एक तरह से मोदी सरकार पर ही तंज कसने की कोशिश कर रही हैं, या फिर इस बहाने अरविंद केजरीवाल का अप्रत्यक्ष रूप से आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत बचाव करने की भी कोशिश हो रही है। जो तल्खी का भाव है वो बीजेपी को लेकर ज्यादा है, केजरीवाल को लेकर कम है। स्वाभाविक है कि ये कांग्रेस की हो सकता है किसी रणनीति का हिस्सा हो, क्योंकि आपको ये भी ध्यान होगा कि जब सीलमपुर में राहुल गांधी ने जो कहा था केजरीवाल को लेकर, केजरीवाल ने उस पर रिएक्ट करने से मना कर दिया था कि मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। तो और जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है, रुपये के गिरने की बात है, ये तो अब कांग्रेस को पास मौका मिला है। जब मनमोहन सिंह के टाइम रुपया का जो गिरा था डॉलर के मुकाबले, तो यही मोदी जी थे जो तंज कसते थे कि प्रधानमंत्री की उम्र के बराबर हो गया है, और अब तो प्रधानमंत्री की उम्र से 11-12 रुपए और कम हो गया है। ये स्थिति है। बिल्कुल। एक आखिरी अब विजय जी, जिस तरीके से हम दिल्ली के चुनाव में अभी तक जो आकलन कर रहे हैं उसमें अभी राम को भी आपने सुना, सुशांत को भी आपने सुना, थोड़ी एज बेशक अरविंद केजरीवाल के पास है, चुनाव फंसा हुआ है। अभी भी कोई ये कॉन्फिडेंटली नहीं कह पा रहा है कि दिल्ली में क्या होने जा रहा है। हरियाणा में हम देख रहे थे तमाम पत्रकार जो ग्राउंड पर जा रहे थे वो खुलकर ये कह रहे थे कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। महाराष्ट्र में भी कुछ इसी तरह की बात हो रही थी कि वहां पर महाविकास आघाड़ी को एडवांटेज दी जा रही थी। लेकिन दिल्ली के मामले में ऐसा लग रहा है जैसे जनता जो है वो बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बोल पा रही है। ये बात आपने सही की, मैं भी यही बात कहने वाला था। खासतौर से देखिए नई दिल्ली की सीट, 2020 में भी मैं उस सीट पर गया था, मैंने 1-2 दिन वहां लगाए थे। तो वहां सरकारी कर्मचारी बहुत हैं, तो वो कह देते थे कि सॉरी हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, इसलिए हम अपना कैमरे के सामने नहीं आ सकते। लेकिन जैसे हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि जब डाक मतपत्रों की गिनती हुई तो बीजेपी हार गई थी डाक मतपत्रों में। दूसरी बात है कि चूंकि केंद्र की रेवड़ियां हैं, केंद्र की लाभार्थी स्कीम है, फिर राज्य केजरीवाल की लाभार्थी स्कीम है, उसकी रेवड़ियां हैं, तो जो आम गरीब वोटर है वो थोड़ा सा डरता है। उसको लगता है कि मान लीजिए कि मैंने केजरीवाल को वोट दे दिया और बोल दिया कि मैं केजरीवाल समर्थक हूं, तो ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको जो मकान मिलना है उसमें से नाम कट जाए। ऐसा मैंने उत्तर भारत के कई राज्यों में देखा था कि लोग कतराते थे, कैमरे के आगे बोलने से कतराते थे, कैमरे के बाद वो अपनी दिल की बात रख देते थे। तो इसलिए भी पता नहीं लग रहा। और केजरीवाल का वोटर जो झुग्गी झोंपड़ी वाला वोटर है, गरीब वर्ग का वोटर है, वो थोड़ा सा खामोश रहता है और उतना ही ज्यादा वोकल बीजेपी का है। इस बार बीजेपी का वोकल बहुत ज्यादा और ज्यादा वोकल हो गया है, क्योंकि संघ का कार्यकर्ता भी हर बूथ पर दिखाई दे रहा है और संघ के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर बात करने में माहिर होते हैं। तो इसलिए भी ये कभी कभी ये कोई भी रिपोर्टर जाएगा ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, तो जो उसका अनुभव ज्यादा नहीं हो तो वो कंफ्यूज हो जाएगा फिर। बिल्कुल। और अभी तो थोड़ा सा इलेक्शन आउटकम के लिहाज से तो थोड़ा कह सकते हैं कि कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अभी कॉन्फिडेंटली नहीं कहा जा रहा कि किधर एडवांटेज ज्यादा है, या फिर ये कह सकें कि कौन किस हिसाब से इस चुनाव में जीतेगा या फिर हारेगा। लेकिन एक बात तय अभी तक के कवरेज के हिसाब से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस जिस तरीके से चुनाव में उतरी थी शुरुआत में, जब उनकी तरफ से कैंपेन स्टार्ट करने से पहले कैंडिडेट्स की लिस्ट बहुत पहले घोषित कर दी गई, मतलब बीजेपी से भी काफी पहले कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट की लिस्ट घोषित की। प्लस जो बड़ी सीट्स है वहां पर उन्होंने बड़े चेहरे को फील्ड किया, संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, अलका लांबा को
किया उन्होंने आतिशी के खिलाफ, फहाद सूरी को मनीष सिसोदिया के खिलाफ, इधर अजयेश यादव जो कि बादली से विधायक है वहां पर उन्होंने अपने पार्टी के जो दिल्ली अध्यक्ष है देवेंद्र यादव उनको उतारा, रागिनी नायक को भी टिकट दिया हुआ है। तो देखा कि कांग्रेस ने शायद इस चुनाव में एक रणनीति बना ली है और वो जो अपनी जमीन उनकी अरविंद केजरीवाल ने छीनी थी उसको हथियाने के लिए, वापस अपने पास लाने के लिए अब कांग्रेस जो है वो मजबूती से लड़ती हुई नजर आएगी। शुरुआत में पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते इस तरह का माहौल दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा वैसे वैसे कांग्रेस का कैंपेन जो है वो बहुत फीका पड़ने लगा। अब क्या वाकई जनता की नजर में भी ये फीका है या इस पर रंग चढ़ा हुआ है, ये तो 8 तारीख को साफ होगा। 5 को वोटिंग है। दिल्ली के जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो 5 तारीख को अपना वोट जरूर दें और मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। सरकार चुनने का मौका जो है 5 साल में एक बार मिलता है, ये मौका जरूर इस मौके पर आपको चौका मारना चाहिए।